एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम चैप्टर 10 क्लास 6 हिस्ट्री की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। हमने अब तक चैप्टर 9 तक कवर कर लिया था और ये चैप्टर 10 है। और इस चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। नए साम्राज्य और राज्य ये चैप्टर है। देखते हैं हमें इसमें क्या क्या कवर करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में मूँछों पर ताव देते हुए पहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है, जो इलाहाबाद में है अशोक का स्तंभ। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहा जाता है। कहते हैं यह संस्कृत शब्द है। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी राजा की प्रशंसा के रूप में लिखा गया कोई लेख, उसकी प्रशंसा पर। प्रशस्ति लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 9 में गोमती पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ यानी कि उसकी प्रशंसा के जो लेख मिले हैं वो। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ हमें क्या बताती हैं। कवि ने इनमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। तो कवि ने किस किस चीज़ की प्रशंसा की है? एक राजा के रूप में जो समुद्रगुप्त था वो क्या था? वो एक योद्धा था, एक युद्धों को जीतने वाला राजा था, वो विद्वान था और एक उत्कृष्ट कवि भी था। उसके रूप में उसकी भरपूर प्रशंसा की है किसकी? समुद्रगुप्त की कवियों ने। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। नीचे एक वाक्य का अंश दिया गया है। यह वो वाक्य जिसका अंश दिया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीली तीरों अथवा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है? वह यह बताता है कि वो राजा कितना वीर योद्धा था, जिसने इतनी सारी युद्ध में हथियारों की चोटें खाई और उसके बाद उसका शरीर कितना सुंदर दिखता है। राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे? अगर तुम मानचित्र संख्या 7 पृष्ठ संख्या 105 को गौर से देखो तो तुम पाओगे कि एक क्षेत्र हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। कौन? हरिशेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं के और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियाँ क्या थी उनका वर्णन करते हैं। ये सिक्के हैं वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त। ये सिक्के जो उस टाइम में जो समुद्रगुप्त के टाइम में गुप्त वंश का जो शासक था समुद्रगुप्त, उसके टाइम में ये सिक्के जो प्रचलित थे तो उसने उस पर अपनी ही मोहर खुदवाई थी, जिसमें उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है इन दोनों सिक्कों में। तो वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त, कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसा इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है।
तो जो समुद्रगुप्त, हम यहाँ थे समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं कौन? हरिशेन। 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन इस प्रकार करते हैं। पहला, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र अनिवार्यतः उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। सेकंड, इसके बाद दक्षिणापथ के बाहर शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। तीसरा, पड़ोसी देशों का आतंकित पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम की तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ जो अध्याय 5 में हम पढ़ चुके हैं वो आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। और चौथा है बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। जो मानचित्र में दिखाया गया है जिसका ये वर्णन किया गया है, ये है वो मानचित्र। ये जो गुलाबी रंग से दिखाया गया है ये आंतरिक राज्य है जिन्होंने समुद्र से जो मतलब अधीनता स्वीकार की। ये आर्यव्रत है ग्रीन, ये एरिया जो आर्यव्रत का है ग्रीन वाला, ये पूरा एरिया आर्यव्रत का है। ये या कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा जो आंतरिक वाले हैं, ये राजा यहाँ से थानसेन, मथुरा, और या ये असम साइड का है। ये पूरा ये पश्चिम बंगाल का है, बंगाल की खाड़ी है ये। और आर्यव्रत के क्षेत्र बाहरी राज्य जैसे कि श्रीलंका हो गया और वल्लभी गुजरात के पास और ऊपर कश्मीर के साइड का। वंशावलियाँ, अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। यानी कि परदादा उसके उनके भी दादा वो प्रपितामह हो गए वो। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्र भी यह उपाधि महाराजा धीराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने भी धारण की। उनके दादा और परदादा महाराजा के रूप में ही महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। यानी कि उनके दादा और परदादा का भी महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। विक्रम संवत क्या है? तो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की। मतलब जो गुप्त शासन थे राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो उन्होंने शकों पर जब विजय हासिल करी थी तो उस विजय का प्रतीक उसके चिन्ह के रूप में इस संवत की स्थापना की थी 58 संवत की, तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रमादित्य की चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की जिसे सूची कहते हैं से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासकों को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, जो हर्षवर्धन राजा थे उनका जो उनके बारे में जीवन जो मिलती है ना आत्मकथा हर्षचरित, उसके बारे में डिटेल है ये। तो जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसा ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। यानी जो हर्षचरित लिखी है उनकी जीवनी वो उनके दरबारी जो कवि थे बाणभट्ट उन्होंने लिखी है संस्कृत में लिखी है।
इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने का तर्क का वर्णन है। चीनी यात्री हुएनसांग लिखा है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है। काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रही। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है अपनी जो उनकी पुस्तक है सीयू की वो। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे, जिसको मानचित्र संख्या 7 में कन्नौज दिखाया गया है, पृष्ठ संख्या 105 में। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। यानी जो उसके बहनोई थे चंद्रगुप्त उसके सॉरी हर्षवर्धन के, तो उनके बहनोई को जब बंगाल के शासक ने मार दिया ना, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया, अपने अंडर में ले लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। उसी राजा को बंगाल पर आक्रमण कर दिया, उसी शासक के ऊपर। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। यानी पूर्व में जितनी सफलता मिली उन्हें उतनी जगह पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर, या दक्कन वाला ट्रैप है ना पूरा दक्कन का ही, तो ये जो पूरा ये दक्कन वाला ये पूरा ये दक्कन का पूरा प्लेटू है, तो दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य के जो नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका। पल्लव चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ, उनकी प्रशस्तियाँ यानी प्रशंसाओं का जो लेख है वो। इस काल में पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि यानी पल्लवों का, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था ऐहोल, जो मानचित्र संख्या 7 पृष्ठ संख्या 105 में ऊपर दिखाया गया है। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। क्या ऐहोल चालुक्यों की जो राजधानी थी, धीरे धीरे एक जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, यानी कि पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं में घुसने की कोशिश करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपना अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। चालुक्यों की जो विजय हुई थी वो थोड़े टाइम के लिए थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने पल्लव और चालुक्यों को समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता के पद पाते थे, जैसे कि कवि हर्षेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति यानी संधि विग्रहिक युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। कुमारमात्य किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण मंत्री को कहते थे उस टाइम पर। और संधि
संधि संधि विग्रहिक यानी कि युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर को नगर श्रेष्ठी कहते थे उस टाइम पर, और शहर का व्यापारी सार्थवाह यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता, उसे सार्थवाह बोलते थे। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी कि लिपिकों को कायस्थ कहा जाता था उस टाइम पर, कि प्रधान जैसे लोग होते थे। इस जो यूज़ किए गए हैं टर्मिनोलॉजी, ये पूछी जाती है एग्ज़ाम में। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। सोचकर बताओ कि अफसरों का पद अनुवांशिक कर देने में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि की ये कर यानी टैक्स वसूल ये दी गई भूमि से ये टैक्स यानी कि कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कभी भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। मतलब अगर उनका शासक कमज़ोर हो जाता था तो ये सामंत खुद को स्वतंत्र कर लेते थे। जैसे कि मॉडर्न इंडिया में जो अवध का और बंगाल का जो नवाब है और हैदराबाद का जो नवाब है ना, जब वहाँ मुग़ल सत्ता कमज़ोर हो जाती है इंडिया वाले इस रीजन में, कि दिल्ली की साइड वाले रीजन में यहाँ पे, तो यहाँ जो अवध का नवाब यहाँ का, यूपी का, और ये बंगाल का और ये हैदराबाद का नवाब अपने आप को तीनों स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, स्वतंत्र शासक घोषित कर लेते हैं। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानों पर सभाओं की चर्चा है। इसमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। जो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था, इसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। इन इलाकों के भूस्वामी नहीं थे। वहाँ वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था नगरम। नगरम क्या था? व्यापारियों के एक संगठन का नाम नगरम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। उसके बाद है उस ज़माने के आम लोग वो क्या करते थे? उस ज़माने में आम लोग जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती का प्रेम कहानी है, कालिदास की द्वारा। इस नाटक में गरीब मछुआरे के साथ साथ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। ये एक मछुआरे की एक अंगूठी मिली। एक नाटक का ये थोड़ा सा सीन दिया गया है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है, तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? एक प्रसिद्ध व्यक्ति
का नाम बताओ जिसने जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने लेख लिखवाए हैं, जो अध्याय संख्या 6 और 7 में है। प्रसिद्ध व्यक्ति तो वही थे जिन्होंने प्राकृत में वो दिए थे। अब वो थे महावीर स्वामी, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। और उन्हीं के समकालीन जो राजा थे उन्होंने करवाया था। चीनी यात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सा सजीव चित्रण किया गया है। जो कहानी ये दी गई है इस बॉक्स में थोड़ी सी। राजा की सेना। राजा राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हाथियों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल हैं, खाने पीने का सामान जैसे बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंचे या ऊंटों पर तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल और तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे और जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर गांव वालों की झोंपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल की गर्त में डूब जाती थी। सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीजों की सूची बनाओ। ग्रामवासी राजा के लिए क्या लेकर आते थे? दही, गुड़ और फूलों के हार। अन्यत्र में यहाँ कुछ करके दिया है इंपॉर्टेंट। अन्यत्र में मानचित्र संख्या 6 पृष्ठ संख्या 76-77 में अरब ढूंढो। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि ये एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद साहब ने अरब में इस्लाम नाम का एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है और उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। कुरान का अंश यहाँ पर, जैसे कुरान अरबी में है तो उसका अंश हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया गया है कि मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन की स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने क्षमा इन सब के लिए ही क्षमा पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो आज का पाकिस्तान में है, को जीत लिया था। मानचित्र संख्या 6 में उन रास्तों को ढूंढो जिससे नाविक तथा सिपाही इस उपमहाद्वीप से आए होंगे। अब यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड दिए गए हैं ऊपर, जैसे प्रशस्ति है, आर्यव्रत है, जो हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। प्रशस्ति के बारे में हमने पढ़ लिया, आर्यव्रत के बारे में, दक्षिणापथ के, वंशावली के बारे में, अनुवांशिक पदाधिकारी के बारे में, सामंत के बारे में, सभा और नगरम के बारे में हमने पढ़ लिया है।
चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ और यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियां रह गई हैं, जैसे गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले और हर्षवर्धन का शासनकाल 1400 साल पहले था। तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर करें। चैप्टर देखने देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।